एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। चैप्टर 10। इतने वर्ष बीत गए, मौसम आया और चला गया, छोटे जानवर भाग गए। एक समय ऐसा आया जब कोई भी ऐसा नहीं था जो विद्रोह से पहले के दिनों को याद करता हो। क्लोवर, बेंजामिन, मोशे, रेवेन और सुअरों के अलावा मरियल मर गया था, ब्लूबेल, जेसी और पिंचर मर चुके थे, जोन्स भी मर गया था। वह देश के एक अन्य हिस्से में किनीब्रियट्स के घर में मर गया था। स्नोबॉल भूल गया था, बॉक्सर को भुला दिया गया था, केवल कुछ को छोड़कर जो उसे जानता था। तिप्तिया घास अब एक पुरानी स्टाउट घोड़ी थी, जोड़ों में कठोर और आंखों को उधेड़ने की प्रवृत्ति के साथ। वह सेवानिवृत्त होने की उम्र से 2 साल पहले थी, लेकिन वास्तव में कोई भी जानवर वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं हुआ था। अलग जानवरों के लिए चारागाह के एक कोने को अलग करने की बात लंबे समय से चली आ रही थी। नेपोलियन अब 24 पत्थर का एक परिपक्व सुअर था। स्क्वीलर इतना मोटा था कि वह मुश्किल से अपनी आंखों से देख सकता था। थूथन के बारे में थोड़ी सी समझ रखने के अलावा केवल पुराने बेंजामिन कभी भी बहुत समान थे, और बॉक्सर की मृत्यु के बाद से पहले से कहीं अधिक मनोबल और शांति थी। फार्म पर अब कई और जीव थे, हालांकि यह वृद्धि इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि पहले के वर्षों में अपेक्षित थी। कई जानवरों का जन्म हुआ था जिनके लिए विद्रोह केवल एक मंद परंपरा थी जो मुंह से कहा जाता था, और दूसरों को खरीदा गया था जिन्होंने अपने आगमन से पहले इस तरह का उल्लेख नहीं सुना था। खेत में क्लोवर के अलावा अब 3 घोड़े थे। वे जानवरों को समझने के लिए तैयार थे, मजदूर और अच्छे कामरेड, लेकिन बहुत बेवकूफ थे। उनमें से कोई भी अक्षर बी से परे वर्णमाला सीखने में सक्षम नहीं था। उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया जो उन्हें विद्रोह और पशुवाद के सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, विशेष रूप से क्लोवर से, जिनके लिए उनके पास लगभग फिल्मी सम्मान था, लेकिन यह संदिग्ध था कि क्या वे इसे बहुत समझते थे। खेत अब अधिक समृद्ध था और बेहतर संगठित। यह 2 खेतों द्वारा भी बढ़े हुए थे जिन्हें श्री पिल्किंगटन से खरीदा गया था। पवन चक्की सफलतापूर्वक अंतिम रूप से पूरी हो गई थी और खेत में एक थ्रेशिंग मशीन और अपने स्वयं के एक एलिवेटर थे, और विभिन्न नए भवनों को इसमें जोड़ा गया था। वेम्पर ने खुद को एक डॉग कार्ट खरीदा था। पवन चक्की, हालांकि, बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग नहीं की गई थी। यह मकई मिलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक सुंदर धन लाभ में लाया गया था। जानवरों को काम करने में मुश्किल थी, फिर भी एक और पवन चक्की। जब वह समाप्त हो गया था तो यह कहा गया था, डायनमो स्थापित किया जाएगा। लेकिन जिस विलासिता के लिए स्नोबॉल ने कभी जानवरों को सपने देखना सिखाया था, बिजली के प्रकाश और गर्म और ठंडे पानी के साथ स्टालों और 3 दिवसीय सप्ताह के बारे में बात नहीं की गई थी। नेपोलियन ने इस तरह के विचारों को पशुवाद की भावना के विपरीत बताया था। उन्होंने कहा, सबसे खुशी की बात यह है कि कड़ी मेहनत और मितव्ययिता से रहना। किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे खेत बिना किसी खुद के जानवरों को अमीर बना रहा हो, सिवाय सुअरों और कुत्तों के। शायद यह आंशिक रूप से था क्योंकि वहां बहुत सारे सुअर और बहुत सारे कुत्ते थे। ऐसा नहीं था कि ये जीव अपने फैशन के बाद काम नहीं करते थे। खेत की देखरेख और संगठन में अंतहीन काम करने के कारण स्क्वीलर कभी भी थकने वाला नहीं था। इस कार्य का अधिकांश भाग एक प्रकार का था जिसे समझने के लिए अन्य जानवर भी अज्ञानी थे। उदाहरण के लिए, स्क्वीलर ने उन्हें बताया कि सुअरों को हर दिन फाइलें, रिपोर्ट, मिनट और ज्ञापन नामक रहस्यमय चीजों पर भारी मजदूरों को खर्च करना पड़ता था। ये कागज की बड़ी चादरें थीं जिन्हें लिखने के लिए बारीकी से ढकना पड़ता था, और जैसे ही वे ढक जाते थे उन्हें भट्ठी में जला दिया जाता था। यह खेत के कल्याण के लिए सबसे अधिक महत्व था, स्क्वीलर ने कहा। लेकिन फिर भी न तो सुअर और न ही कुत्तों ने अपने श्रम से कोई भोजन बनाया, और उनमें से बहुत से थे और उनकी भूख हमेशा अच्छी थी। दूसरों के लिए उनके जीवन, जहाँ तक वे जानते थे, जैसा कि वह हमेशा से था। वे आमतौर पर भूखे थे, वे भूसे पर सोते थे, वे पुल से पीते थे,
वे खेतों में काम करते थे, सर्दियों में वे ठंड से परेशान थे और गर्मियों में मक्खियों द्वारा। कभी कभी उनके बीच के पुराने लोगों ने अपनी धुंधली यादों को ताजा किया और यह निर्धारित करने की कोशिश की कि क्या विद्रोह के शुरुआती दिनों में, जब जोन्स का निष्कासन अभी भी हाल ही में हुआ था, चीजें अब पहले से बेहतर या बदतर थीं, उन्हें याद नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ वे अपने वर्तमान जीवन की तुलना कर सकें। उनके पास स्क्वीलर की आंकड़ों की सूचियों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसने हमेशा यह प्रदर्शित किया कि सब कुछ बेहतर और बेहतर हो रहा था। जानवरों ने समस्या को अघुलनशील पाया। किसी भी मामले में उनके पास अब ऐसी चीजों पर सट्टा लगाने के लिए बहुत कम समय था। केवल पुराने बेंजामिन ने अपने लंबे जीवन के हर विवरण को याद करने और यह जानने के लिए कि चीजें कभी नहीं हुई थीं और न ही कभी बहुत बेहतर या बहुत बदतर हो सकती हैं। भूख, कठिनाई और निराशा, इसलिए उन्होंने कहा, जीवन का अटल नियम। और फिर भी जानवरों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अधिक, वे कभी नहीं खोए, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी। उनके सम्मान की भावना और पशु फार्म के सदस्य होने में विशेषाधिकार, वे अभी भी पूरे काउंटी में एकमात्र खेत थे। पूरे इंग्लैंड में जानवरों के स्वामित्व और संचालित उनमें से एक भी नहीं, सबसे कम उम्र का भी नहीं। 10-20 मील दूर से लाए गए नवविवाहित भी नहीं थे। कभी उस पर आश्चर्य करना बंद कर दिया। और जब उन्होंने बंदूक को उछलते हुए सुना और हरे झंडे को मास्टरहेड पर फड़फड़ाते देखा, तो उनका दिल गर्व से भर गया। और बात हमेशा पुराने वीर दिनों की ओर, जोन्स के निष्कासन, 7 आज्ञाओं के लेखन, महान लड़ाइयों की ओर बढ़ी, जिसमें मानव आक्रमणकारियों को पराजित किया गया था। पुराने सपनों में से किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। जानवरों का गणतंत्र जिसे मेजर ने पूर्व निर्धारित किया था। जब इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों को मानव पैरों से बेकाबू होना चाहिए, तब भी विश्वास किया जाता था, किसी दिन यह रहा था, यह जल्द ही नहीं हो सकता है, यह किसी भी जीवन काल में नहीं हो सकता है। जानवर अब रह रहे हैं, लेकिन अभी भी यह आ रहा था। यहाँ तक कि बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड की धुन शायद यहाँ और वहाँ गुपचुप तरीके से गुनगुनाई गई थी, किसी भी दर पर। यह एक तथ्य था कि खेत का हर जानवर इसे जानता था, हालांकि कोई भी इसे जोर से गाने की हिम्मत नहीं करता था। यह हो सकता है कि उनका जीवन कठिन था और उनकी सभी उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं, लेकिन वे सचेत थे कि वे अन्य जानवरों की तरह नहीं थे। अगर वे भूखे रहते, तो यह अत्याचारी मनुष्यों को खिलाने से नहीं होता। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की, तो कम से कम उन्होंने अपने लिए काम किया। उनमें से कोई भी प्राणी 2 पैरों पर नहीं चला। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी को मास्टर नहीं कहता है। सभी जानवर बराबर थे। गर्मियों की शुरुआत में एक दिन स्क्वीलर ने भेड़ों का पालन करने का आदेश दिया और उन्हें खेत के दूसरे छोर पर बेकार जमीन के एक टुकड़े तक ले गया, जो कि बर्च के पौधे के साथ उगाया था। भेड़ ने पूरा दिन स्क्वीलर की देखरेख में पत्तियों पर ब्राउज करते हुए बिताया। शाम को वह खुद फार्म हाउस लौट आया, लेकिन जैसा कि यह गर्म मौसम था, भेड़ से कहा कि वे जहां थे वहीं रहें। यह उनके पूरे सप्ताह तक वहां रहने के दौरान समाप्त हो गया। उस दौरान अन्य जानवरों ने उनमें से कुछ भी नहीं देखा। स्क्वीलर हर दिन के बड़े हिस्से के लिए उनके साथ था। उन्होंने कहा, उन्हें एक नया गाना गाना सिखाया गया था, जिसके लिए गोपनीयता की आवश्यकता थी। भेड़ के लौटने के ठीक बाद, एक सुखद शाम को जब जानवर काम खत्म कर चुके थे और खेत की इमारतों में वापस जा रहे थे, कि घोड़ों से घबराया हुआ बैटिंग यार्ड से आवाज आया। चौंका, जानवर अपनी पटरियों पर रुक गए। यह क्लोवर की आवाज थी। उसने फिर से हमला किया और सभी जानवर सरपट भागकर यार्ड में घुस गए। फिर उन्होंने देखा कि क्लोवर ने क्या देखा था। यह एक सूअर था जो अपने हिंद पैरों पर चलता था। हाँ, यह स्क्वीलर था। थोड़ा अजीब, जैसे कि उस स्थिति में अपने काफी थोक का समर्थन करने के लिए काफी इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन सही संतुलन के साथ वह पूरे यार्ड में टहल रहा था। और एक क्षण बाद फार्म हाउस के दरवाजे से बाहर सूअरों की एक लंबी फाइल आई, जो सभी अपने हिंद पैरों पर चल रहे थे।
कुछ ने इसे दूसरों की तुलना में बेहतर किया, एक या दो भी एक तनाव रहित थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें छड़ी का समर्थन पसंद आया होगा। लेकिन उनमें से हर एक ने सफलतापूर्वक यार्ड के चक्कर में अपना रास्ता बना लिया। और अंत में काले कॉकरेल से कुत्तों की एक जबरदस्त भीड़ थी और एक तीखा मुकुट था, और बाहर नेपोलियन खुद आया था, सबसे मजबूत, अगल बगल से आकर्षक आवाजें निकाल रहा था और अपने कुत्तों के साथ उसे गोल गोल घुमा रहा था। उन्होंने अपने टट्टर में एक कोड़ा चलाया। एक घातक सन्नाटा था, हैरान, भयभीत, एक साथ मंडराते हुए। जानवरों ने देखा कि सुअरों की लंबी लाइन धीरे धीरे यार्ड में गोल हो जाती है। यह ऐसा था जैसे दुनिया उल्टी हो गई हो। फिर एक क्षण ऐसा आया जब पहला झटका लगा, और तब जब सब कुछ के बावजूद, कुत्तों के आतंक के बावजूद और आदत के लंबे वर्षों के माध्यम से विकसित हुए, कभी शिकायत नहीं की, कभी आलोचना नहीं की, कोई बात नहीं हुई। उन्होंने विरोध के कुछ शब्द बोले होंगे, लेकिन बस उस पल में, जैसे कि एक संकेत पर, सभी भेड़ें एक जबरदस्त विस्फोट में बह गईं। 4 पैर अच्छे, 2 पैर बेहतर। 4 पैर अच्छे, 2 पैर बेहतर। 4 पैर अच्छे, 2 पैर बेहतर। बिना रुके 5 मिनट तक चलता रहा, और जब तक भेड़ें शांत नहीं हो जाती, तब तक किसी भी विरोध का उच्चारण करने का मौका बीत चुका था, क्योंकि सुअर वापस फार्म हाउस में घुस गए थे। बेंजामिन को लगा कि उनके कंधे पर नाक है। उसने गोल देखा, यह तिब्बती घास था। उसकी बूढ़ी आंखें पहले से कहीं ज्यादा धुंधली दिख रही थीं। बिना कुछ कहे वह धीरे से अपने अयाल पर झुकी और उसे बड़े खलिहान के अंत में ले गई, जहां 7 आज्ञाएं लिखी हुई थीं। 1 या 2 मिनट के लिए वे अपनी सफेद चिट्ठी के साथ टट्टी दीवार पर टकटकी लगाए खड़े रहे। मेरी दृष्टि विफल हो रही है, उसने आखिरकार कहा। जब मैं छोटा था तब भी मैं पढ़ नहीं पाया था कि वहां क्या लिखा गया था, लेकिन यह मेरे लिए प्रतीत होता है कि वह दीवार अलग दिखती है। क्या 7 आज्ञाएं वैसी ही हैं जैसी वे बेंजामिन थे? एक बार बेंजामिन ने उनके शासन को तोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की, और उन्होंने दीवार पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर सुनाया। वहां अब कुछ भी नहीं था सिवाय एक आज्ञा के। वह भागा। सभी जानवर एक समान हैं, लेकिन कुछ लोगों को अधिक से अधिक कुछ कर रहे हैं। इसके बाद यह अजीब नहीं लगा जब अगले दिन सुअर जो खेत के काम की देखरेख कर रहे थे, सभी ने अपने टट्टुओं में कोड़े मारे। यह जानकर अजीब नहीं लगा कि सुअरों ने खुद को एक वायरलेस सेट खरीदा था, एक टेलीफोन स्थापित करने की व्यवस्था कर रहे थे, और जॉन बुल, टिटबिट्स और डेली मिरर की सदस्यता ले ली थी। यह अजीब नहीं लगता था जब नेपोलियन को फार्म हाउस के बगीचे में मुंह में पाइप लगाकर टहलते देखा गया था। नहीं, तब भी नहीं जब सुअरों ने श्री जोन्स के कपड़ों को वार्डरोब से बाहर निकाला और उन्हें डाल दिया। नेपोलियन खुद एक काले कोट में दिखाई दे रहा था, रैट चेकर ब्रीच और लेदर लेगिंग, जबकि उनकी पसंदीदा बुवाई पानी के रेशमी कपड़े में दिखाई देती थी, जिसे श्रीमती जोन्स ने रविवार को पहनने के लिए इस्तेमाल किया था। एक हफ्ते बाद दोपहर में कई कुत्ते गाड़ियां खेत में चली गईं। निरीक्षण का दौरा करने के लिए पड़ोसी किसानों की प्रतिनियुक्ति आमंत्रित की गई थी। उन्हें पूरे खेत में दिखाया गया था, और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके लिए विशेष रूप से पवन चक्की की बहुत प्रशंसा की। जानवर शलजम के खेत की निराई कर रहे थे। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने चेहरे को जमीन से उठाया, और यह नहीं जानते कि क्या सुअरों से अधिक भयभीत होना चाहिए या मानव आगंतुकों से। उस शाम फार्म हाउस से जोर से हंसी और गाने की आवाज आई, और अचानक मृदुल स्वरों की आवाज पर जानवर उत्सुकता से भर गए थे। वहाँ क्या हो सकता है? अब जब पहली बार जानवर और इंसान समानता की शर्तों पर मिल रहे थे, एक समझौते के साथ वे फार्म हाउस के बगीचे में यथासंभव चुपचाप रेंगने लगे। गेट पर वे रुक गए, आधा घबरा गया, लेकिन क्लोवर ने अंदर जाने का रास्ता तय किया। उन्होंने घर की तरफ इशारा किया, और डाइनिंग रूम की खिड़की से ऐसे जानवरों को देखा गया जो काफी लंबे थे। वहाँ लंबी मेज के चारों ओर
आधा दर्जन किसानों और आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित सुअरों को बैठाया। नेपोलियन ने खुद को मेज के सिर पर सम्मान की सीट पर कब्जा कर लिया। सुअर पूरी तरह से अपनी कुर्सियों में आराम से दिखाई दिए। कंपनी ताश के खेल का आनंद ले रही थी, लेकिन टोस्ट पीने के क्रम में जाहिर तौर पर टूट गई थी। एक बड़ा सा जग घूम रहा था और मग बियर से भरा जा रहा था। खिड़की से टकटकी लगाए जानवरों के चेहरे पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऑक्सफोर्ड के श्री पिल्किंगटन खड़े हो गए थे। उनके हाथ में उनका मग था। एक पल में उन्होंने कहा, वह वर्तमान कंपनी से एक टोस्ट पीने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ शब्द थे जो उसने कहा कि यह कहने के लिए उस पर अवलंबित है। यह उनके लिए बहुत संतोष का स्रोत था। उन्होंने कहा डैश, और वह निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोगों के लिए यह महसूस करने के लिए कि अविश्वास और गलतफहमी की एक लंबी अवधि अब समाप्त हो गई थी। एक समय हो गया था। ऐसा नहीं है कि वह या वर्तमान कंपनी में से किसी ने भी इस तरह की भावनाओं को साझा किया है। लेकिन एक समय था जब एनिमल फार्म के सम्मानित मालिकों पर विचार किया गया था। वह शत्रुता के साथ नहीं कहेगा, लेकिन शायद उनके मानव पड़ोसियों द्वारा गलतफहमी के एक निश्चित उपाय के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। गलत विचार वर्तमान थे। यह महसूस किया गया था कि सुअरों के स्वामित्व और संचालित खेत का अस्तित्व किसी तरह असामान्य था और पड़ोस में एक अस्थिर प्रभाव के लिए उत्तरदायी था। बहुत से किसानों ने बिना किसी जांच के यह मान लिया था कि इस तरह के खेत में लाइसेंस और अनुशासनहीनता की भावना प्रबल होगी। वे अपने स्वयं के जानवरों या यहाँ तक कि अपने मानव कर्मचारियों पर प्रभाव के बारे में घबरा गए थे। लेकिन इस तरह के सभी संदेह अब दूर हो गए थे। आज उन्होंने और उनके दोस्तों ने एनिमल फार्म का दौरा किया और अपनी आंखों से इसका हर इंच निरीक्षण किया। और उन्होंने क्या पाया? न केवल सबसे अप टू डेट तरीके, बल्कि एक अनुशासन और एक आदेश जो सभी किसानों के लिए हर जगह एक उदाहरण होना चाहिए। उनका मानना था कि वह यह कहने में सही थे कि पशु फार्म पर निचले जानवरों ने अधिक काम किया और काउंटी में किसी भी जानवर की तुलना में कम भोजन प्राप्त किया। वास्तव में उन्होंने और उनके साथी आगंतुकों ने आज कई विशेषताओं का अवलोकन किया जिन्हें वे अपने खेतों में तुरंत शुरू करने का इरादा रखते थे। उन्होंने अपनी टिप्पणी को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर दोस्ताना भावनाओं पर जोर दिया जो पशु फार्म और उसके पड़ोसियों के बीच निर्वाह करना चाहिए, सुअरों और मनुष्यों के बीच। और जो कुछ भी हितों की टकराव की जरूरत नहीं है, वहाँ नहीं था। उनके संघर्ष और उनकी कठिनाइयाँ एक थीं। क्या हर जगह श्रम समस्या एक जैसी नहीं थी? यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि श्री पिल्किंगटन कंपनी पर कुछ सावधानी पूर्वक तैयार किए गए कुछ वसंतों के बारे में थे। लेकिन एक पल के लिए वह भी इसे दूर करने में सक्षम होने के लिए मनोरंजन से दूर हो गए। बहुत चौक करने के बाद, जिसके दौरान उसके विभिन्न चूने बैंगनी हो गए, वह इसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। यदि आपके पास अपने निचले जानवरों के साथ मुकाबला करने के लिए है, उन्होंने कहा, हमारे पास हमारे निचले वर्ग हैं। इस बॉनमोट ने मेज को गर्जन में सेट किया और श्री पिल्किंगटन ने एक बार फिर सुअरों को कम राशन, लंबे काम के घंटे और लाड़ प्यार की सामान्य अनुपस्थिति के लिए बधाई दी जो उन्होंने पशु फार्म पर देखी थी। और अब उन्होंने कहा कि आखिरकार वे कंपनी से अपने पैरों को ऊपर उठाने के लिए कहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके गिलास भरे हुए थे। जेंटलमैन, श्री पिल्किंगटन ने निष्कर्ष निकाला, सज्जनों, मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ पशु फार्म की समृद्धि के लिए। पैरों की उत्साही जयकार और मुहर थी। नेपोलियन इस कदर कृतज्ञ था कि उसने अपना स्थान छोड़ दिया और श्री पिल्किंगटन के खिलाफ उसे खाली करने से पहले अपना मग क्लिंक करने के लिए टेबल पर आया। जब जयकारे की मृत्यु हो गई थी, नेपोलियन, जो अपने पैरों पर बने हुए थे, ने कहा कि उनके पास भी कहने के लिए कुछ शब्द हैं। नेपोलियन के सभी भाषणों की तरह यह छोटा था और बिंदु तक था। उन्होंने यह भी कहा, खुश थे कि गलतफहमी की अवधि समाप्त हो गई थी। लंबे समय से अफवाहें थी परिचालित, उनके पास सोचने का कारण था, कुछ घातक दुश्मन द्वारा
कि उनके और उनके सहयोगियों के दृष्टिकोण में कुछ विध्वंसक और यहाँ तक कि क्रांतिकारी भी था। उन्हें पड़ोसी खेतों पर जानवरों के बीच विद्रोह को भड़काने के प्रयास का श्रेय दिया गया था। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी एकमात्र इच्छा अब और अतीत में अपने पड़ोसियों के साथ शांति और सामान्य व्यापारिक संबंधों में रहना था। यह खेत जिसे उन्होंने नियंत्रित करने का सम्मान दिया था, उन्होंने कहा, एक सहकारी उद्यम था शीर्षक कर्म, जो उसके खुद के कब्जे में थे, संयुक्त रूप से सुअरों के स्वामित्व में थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा, कि किसी भी पुराने संदेह अभी भी सुस्त है। लेकिन हाल ही में खेत की दिनचर्या में कुछ बदलाव किए गए थे, जो आगे भी आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रभाव होना चाहिए। खेत पर जानवरों को एक दूसरे को कॉमरेड के रूप में संबोधित करने की एक मूर्खतापूर्ण प्रथा थी, इसको दबाना था। एक बहुत ही अजीब रिवाज भी था, जिसका मूल अज्ञात था। हर रविवार की सुबह एक सुअर की खोपड़ी के पीछे मार्च करना, जिसे बगीचे में एक पोस्ट पर रखा गया था। यह भी दबा दिया जाएगा, और खोपड़ी पहले ही दफन हो गई थी। उनके आगंतुकों ने भी हरे झंडे को देखा होगा, जो मास्टरहेड से उड़ा था। यदि ऐसा है, तो वे शायद ध्यान दें कि सफेद खुर और सींग जिसके साथ यह पहले चिह्नित किया गया था, अब हटा दिया गया है। यह अब से एक सादा हरा झंडा होगा। उनके पास केवल एक आलोचना थी। उन्होंने कहा, श्री पिल्किंगटन के उत्कृष्ट और पड़ोसी भाषण को बनाने के लिए श्री पिल्किंगटन ने पशु फार्म का उल्लेख किया था। वह निश्चित रूप से नहीं जान सकता था। उसके लिए नेपोलियन अब केवल पहली बार यह घोषणा कर रहा था डैश की पशु फार्म नाम को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद खेत को द मैनर फार्म के रूप में जाना जाता था, जो वह मानता था इसका सही और मूल नाम था। जेंटलमैन, नेपोलियन ने निष्कर्ष निकाला, मैं आपको पहले की तरह ही टोस्ट दूंगा, लेकिन एक अलग रूप में। आपके चश्मे को ब्रे में भरें। जेंटलमैन, यहाँ मेरा टोस्ट है, द मैनर फार्म की समृद्धि के लिए। पहले की तरह ही हार्दिक चीयरिंग कर रहा था, और मग को खंजर तक खाली कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि बाहर के जानवर इस दृश्य को देखकर चकित हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब बात हो रही है। वह क्या था जो सुअरों के चेहरे में बदल गया था? क्लोवर की पुरानी धुंधली आंखें एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर उड़ गईं। उनमें से कुछ के पास 5 चिन्ह थे, कुछ के पास 4 थे, कुछ के पास 3 थे, लेकिन ऐसा क्या था जो पिघलता और बदलता दिख रहा था? फिर तालियां बजने लगीं। कंपनी ने अपने कार्ड उठाए और जो खेल बाधित हुआ था, उसे जारी रखा और जानवर चुपचाप चले गए। लेकिन जब वे कम रुके तो वे 20 गज नहीं गए थे। फार्म हाउस से आवाजें उठ रही थीं। वे वापस भागे और फिर से खिड़की से देखा। हाँ, एक हिंसक झगड़ा जारी था। मेज पर चिल्लाहट, धमाके, तेज संदिग्ध झलक, उग्र इनकार थे। परेशानी का स्रोत नेपोलियन और श्री पिल्किंगटन ने कहा कि प्रत्येक ने एक साथ हुकुम का खेल खेला। 12 आवाजें गुस्से में चिल्ला रही थीं, और वे सभी एक जैसे थे। अब कोई सवाल नहीं, सुअरों के चेहरे पर क्या हुआ था? बाहर के प्राणी सुअर से आदमी की ओर, और मनुष्य से सुअर की ओर, और सुअर से मनुष्य की ओर फिर से देखने लगे। लेकिन पहले से ही यह कहना असंभव था कि कौन सा था। नवंबर 1943 से फरवरी 1944। अध्याय और उपन्यास का अंत। धन्यवाद।